अशोक के बारे में जानकारी जो लेना है, सबसे पहले आपको ये 3 डेट आपको अच्छे से याद रख लीजिएगा, 304, 269 और 261। 304 में क्या हुआ? 304 में अशोक का जन्म हुआ। 269 में गद्दी पर बैठा। 261 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय कलिंग का युद्ध हुआ था, जो क्या जितने भी युद्ध वो किए थे उसका सबसे इम्पोर्टेंट अशोक का जो युद्ध कहा जाता है वो कलिंग का ही युद्ध कहा जाता है। जो इम्पोर्टेंट युद्ध है वो कलिंग का युद्ध है। तो 304 ईसा पूर्व में 304 में बैठे और उसके बाद गद्दी 304 में जन्म हुआ, 269 में वो गद्दी पर बैठे और 261 में जो कलिंग का युद्ध किए। तो कलिंग के युद्ध से काफ़ी क्वेश्चन बनता है, जैसे क्या गौतम बुद्ध जो थे उनका जो है मतलब बौद्ध धर्म ये अपनाए। अशोक ने कब अपनाए बौद्ध धर्म? तो कलिंग युद्ध के बाद। किसने उसे बौद्ध धर्म के बारे में बताए? तो उपगुप्त ने बताया है। उन्होंने ही एक है आपका बौद्ध धर्म की शिक्षा दी है। किसे? अशोक को। ठीक है, तो कलिंग का युद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम समझ जाते हैं कलिंग के युद्ध के बारे में। तो अशोक जो है बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कहा जाता है कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके वो गद्दी पर बैठे हैं। अशोक का चर्चा कहाँ से आया इसको पहले समझना है। अशोक का पिता का नाम था बिंदुसार। ठीक है, अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। और बिंदुसार के पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो जब बिंदुसार जो थे उसके 2 बेटे थे, एक सुसीम, दूसरा अशोक। सुसीम और अशोक। एक समय बिंदुसार के समय बिंदुसार जब शासन कर रहे थे तो तक्षशिला पे हमला हुआ। आप लोग चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य इसके बारे में सुने होंगे। ये जो थे तक्षशिला के ही आचार्य थे और पूरा का पूरा मौर्य वंश के समय, पूरा का पूरा मौर्य वंश के समय जो शिक्षा का आधार था, जो शिक्षा था वो तक्षशिला ही था। और तक्षशिला कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। तक्षशिला कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ है तक्षशिला? तो पाकिस्तान में है। तो तक्षशिला पर जब हमला हुआ तो बिंदुसार ने क्या किया? बिंदुसार ने सुसीम को बुलाया। बिंदुसार ने सुसीम को बुलाया। बिंदुसार ने सुसीम को बुलाया और उसे तक्षशिला का हमला को कंट्रोल करने के लिए बोला। ठीक है, हम अपने भाषा में पढ़ा रहे हैं, समझिएगा। उसे कंट्रोल करने के लिए बोला, वो कंट्रोल नहीं कर पाया। ठीक है, तक्षशिला का हमला को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके बाद बिंदुसार ने अपने छोटे बेटे को बुलाया। ठीक है, छोटे बेटे। छोटा बेटा कौन था? अशोक था। अब कहा जा रहा है अशोक को जब बुलाया तो अशोक उस समय अवंती का राज्यपाल था। मतलब क्या? जिस समय आपको पूछा जाएगा तक्षशिला में हमला हुआ था उस समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। क्लियर है? कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। जब वो आया तक्षशिला पे किया गया हमला कंट्रोल कर लिया। क्लियर है? उसके बाद अशोक ने जो है अपने 99 भाइयों का हत्या, बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अनुसार बताया गया, 99 भाइयों का हत्या करके वो गद्दी पर बैठ गया। अगर आपको पूछा जाए कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन है तो अशोक है, ना कि सुसीम है। सुसीम बड़ा बेटा था लेकिन उत्तराधिकारी नहीं था। पहले के राजा को कहा जाता था, पहले के राजा को, क्या कितना भी वो शादी कर ले लेकिन अगर उसकी सबसे पहली पत्नी का अगर बच्चा नहीं हुआ है और अन्य किसी पत्नी का बच्चा हुआ है और इस पत्नी को अगर बाद में जाकर के बच्चा हुआ है ना, तो जो सबसे बड़ी पत्नी रहेगी उसी का बच्चा जाके उत्तराधिकारी बनता है, जो सबसे बड़ा रहेगा। तो सुसीम क्या था? बड़ा था
लेकिन बना अशोक। ठीक है, कौन बना? अशोक बना उत्तराधिकारी। आपको पूछा जाएगा बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, तो अशोक था। क्लियर है, समझ में आ रहा है? और उसी पर जो है कलिंग युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक आता है शिलालेख। भारत में शिलालेख लिखने का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो अशोक के समय से शिलालेख लिखने का प्रचलन प्रारंभ हुआ है। शिलालेखों की संख्या है 14। शिलालेख होता है जैसे क्या आपका PWD रोड या कोई भी रोड का निर्माण होता है, तो आप देखते होंगे कि शिला पटिया वाला जो लिख देता है फलना फलना विधायक के चरकमलों के द्वारा या कोई भी वर्ड के द्वारा लिख दिया जाता है कि ये रोड उन्होंने निर्माण कराया, वही हो गया शिलालेख। ठीक है, शिलालेखों की संख्या 14 है। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। गुहा लेखों की संख्या 3 है। ठीक है, ये अशोक के बारे में जो बताया गया, शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। स्तंभ लेख 7, गुहा लेख 3। अब ये जो शिलालेख है इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है 13वां शिलालेख। कलिंग युद्ध का वर्णन जो बताया गया है वो मेरा 13वां शिलालेख में बताया गया है। किसमें बताया गया है? 13वां शिलालेख में। सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन है? तो 7वां ही जो है सबसे बड़ा स्तंभ लेख है। क्लियर है? तो कलिंग में काफी वर्ड आता है। कलिंग के बारे में जानना है तो ये जो था कलिंग का युद्ध, अशोक का आखिरी युद्ध। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद ही हथियार चलाना छोड़ दिया। ठीक है, कलिंग को आप उड़ीसा के नाम से भी जानते हैं। कलिंग युद्ध को आप उड़ीसा के नाम से भी जानते हैं। कलिंग को हम उड़ीसा के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, ये नाम जो है काफी इंपॉर्टेंट है। कलिंग का उस समय का राजा नंदराज थे। कौन थे? नंदराज। कौन थे? नंदराज। याद रखिएगा, उस समय कलिंग का राजा था। कलिंग का राजा कौन थे? नंदराज थे। अशोक ने अपने बेटा बेटी, बेटा हो गया महेंद्र और बेटी हो गई संघमित्रा, दोनों को प्रचार के लिए श्रीलंका भी भेजे थे अशोक ने। और अशोक के पोता का नाम जो है वो है दशरथ। क्या नाम है? दशरथ। याद रखिएगा, अशोक के बेटे का नाम महेंद्र, बेटी का नाम संघमित्रा। ठीक है, अब पोता का नाम दशरथ। क्या नाम था? दशरथ। अशोक ने आजीवक संप्रदाय, समझिएगा बात को, अब यहां पर आ गया आजीवक संप्रदाय। तो आजीवक संप्रदाय क्या था? ये आजीवक संप्रदाय धर्म थे। 3 वर्ड को इसमें समझना है। यहां पर सबसे पहले आपके मौर्य वंश के बारे में जो बात आती है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बात को समझिएगा, सबसे पहले ब्राह्मण धर्म को माना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले ब्राह्मण धर्म को माना है। ठीक है, उसके बाद उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले ब्राह्मण धर्म को माना। उसके बाद उसने जैन धर्म को माना। उसके बाद क्या माना? जैन धर्म को। लेकिन बिंदुसार ने क्या माना? आजीवक संप्रदाय। किसको माना? आजीवक संप्रदाय। उसके बाद इसी चीज पर आपका आ जाता है, क्या अशोक ने क्या माना? तो अशोक ने, याद कीजिएगा, कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन उससे पहले उन्होंने, उनका पहला धर्म क्या था? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा
अशोक का पहला धर्म क्या था? तो अशोक ने सबसे पहले ब्राह्मण धर्म को माना है। आजीवक संप्रदाय उसके पिता का धर्म है, मतलब बिंदुसार का है। इसके लिए जो है ना, उन्होंने 4 गुफाओं का निर्माण किया। 4 गुफाओं का, अशोक ने 4 गुफाओं का आजीवक संप्रदाय, मतलब उसके रहने के लिए। उसका नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। विश्व झोपड़ी 4 है, फिर से सुन लीजिएगा, कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी 4 माना है। अशोक के पौत्र मतलब पोता दशरथ ने आजीवक संप्रदाय के लिए नागा अर्जुन नामक गुफा, मतलब नागा अर्जुन किसने दिया है? तो उसके पोता ने, दशरथ ने दिया है। अशोक ने तो 4 दे ही दिया, कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। क्लियर है? अशोक के शासन काल में तीसरी बौद्ध संगीति भी हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के शासन काल में। पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र की बात आती है तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र का, पहले पाटलिपुत्र अगर आया तो आप लोग बैक हमेशा जाइए, बैक से आप पता कीजिए पाटलिपुत्र कहां से आया। पाटलिपुत्र का स्थापना जो किया, जिसने निर्माण किया, जिसने लाया, वो है उदाइन। किसने लाया? उदाइन। उदाइन अब क्या है, इसको भी समझना है। उदाइन जो है बेमिसार का पोता है। बेमिसार के बेटे का नाम है अजातशत्रु और अजातशत्रु के बेटे का नाम है उदाइन। ये सारे हर्यक वंश से आते हैं। ये जो आप मौर्य वंश को देख रहे हैं, मौर्य वंश जो है ना, ये मौर्य वंश जो है मगध से ही है संबंधित। क्योंकि घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। मौर्य वंश को समाप्त शुंग वंश ने किया है। शुंग वंश का उस समय का राजा था पुष्पमित्र। अशोक कौन वंश के अंदर है? अशोक आते हैं आपके मौर्य वंश के। मौर्य वंश के अंदर कैसे नहीं आएगा? क्योंकि इसका दादा ही है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसार। अब बिंदुसार के बेटे का नाम है अशोक। मौर्य वंश को भी बोले कौन खत्म किया? शुंग वंश। शुंग वंश। हाँ, सबसे पहले आया हर्यक वंश। मगध जो है ना, मगध पर काफी वंशों, 7 वंशों ने इस पर अपना अधिकार जमाया है। ठीक है, 7 वंशों ने इस पर अधिकार जमाया है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्नव वंश, सातवाहक वंश। याद रखिएगा, मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश आए। कौन वंश आए? हर्यक वंश। हर्यक वंश आए। हर्यक वंश का संस्थापक बेमिसार। बेमिसार का बेटा हो गया अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा हो गया उदाइन। उदाइन का बेटा हो गया उदाइन नागदशक। और फिर नागदशक एक जो है ना, थोड़ा सा कमजोर शासक था, थोड़ा डरपोक शासक था। उसका सेनापति ने उसको अवदस्त मतलब पद से हटा करके शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। अब आ गया यहां से शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने कर दी। शिशुनाग का बेटा हो गया कालाशोक। कालाशोक का बेटा हो गया नंदीवर्धन। अब वहां से आ गया नंद वंश का स्थापना। नंद वंश का संस्थापक हो गया महापगनंद।
महापगनंद के बाद आ गया घनानंद। घनानंद को ही हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी पर बैठा है। फिर आ गया आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश जब आए तो मौर्य वंश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य आ गए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आ गया। बिंदुसार के बाद अशोक आ गया। अशोक को फिर समाप्त करके शुंग वंश अपने राज्य की स्थापना की। तो अभी तो हम शुंग वंश तक बात किए, सातवाहन वंश तक तो हम गए ही नहीं है। ये सुंग वंश। क्लियर हुआ? समझ में आया? शुंग वंश जो समाप्त किए हैं तो उस समय का बात आ रहा है। पुष्पमित्र थे राजा। कौन थे? पुष्पमित्र थे, याद रखिएगा। अशोक का शिलालेखों की संख्या जो 14 थी वह अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक थी। मतलब अशोक जो था भाषा क्या था? वो प्राकृतिक भाषा का था, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया है। 4 लिपि, लेकिन याद आप 2 रखिए, एक ब्राह्मणी लिपि, एक खरोष्टी लिपि। और इसमें फिर आपको पूछ देगा कि सबसे प्रचलित कौन था? तो ब्राह्मणी लिपि। ये भारत में जो लिपि चलता है, लिपने की कला। पहले लिपि क्या होता है? लिपने की कला मतलब लिखने की कला को हम लिपि कहते हैं। तो ब्राह्मणी लिपि वो भारत में चलता है। क्लियर है? खरोष्टी लिपि पाकिस्तान में। हम भारत और पाकिस्तान को इसलिए ज्यादा आपको बताए क्योंकि मौर्य वंश के समय शिक्षा का जो आधार है, पानी कहाँ है? अशोक के समय आपको 3 राजधानी याद रखना है। सबसे पहले अच्छे से याद रखिएगा, कलिंग की राजधानी, जो कलिंग जो युद्ध हुआ था, नंदराज जो उसके राजा थे, तो कलिंग की राजधानी थी तौसली। अशोक की राजधानी थी उज्जैनी। अशोक की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी। मौर्य वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, मतलब पटना। ठीक है? तो मगध से तो अभी हम राजधानी उठाएंगे नहीं। अगर मगध से बोलिए तो हम सिर्फ राजधानी आपको बता देते हैं। ठीक है? मगध का संस्थापक कौन था? वेदरथ। वेदरथ की राजधानी थी ग्रीव्रज। उसके बाद आया आप हर्यक वंश, बेमिसार। बेमिसार की राजधानी आपकी हो गई राजगिरी। उसके बाद आपके उदाइन ने जो कर दिया, उदाइन ने पाटलिपुत्र की स्थापना कर दी। तो आपका हो गया शिशुनाग वंश जो आए। शिशुनाग ने क्या कर दिया? पाटलिपुत्र को हटा करके वैशाली राजधानी कर दी। उसके बाद उसका पुत्र आ गया आपका कालाशोक। कालाशोक ने क्या कर दिया? कालाशोक ने पुनः वैशाली से हटा करके राजधानी आपकी क्या कर दी? पाटलिपुत्र। ठीक है? तो ये उसकी राजधानी थी। लेकिन आपके मौर्य वंश की राजधानी पूछेगी, मौर्य वंश का, तो मौर्य वंश की राजधानी पटना, मतलब पाटलिपुत्र, जिसका पुराना नाम है पाटलिपुत्र का कुसुमपुर भी है। कुसुमपुर के नाम से भी आपका पटना जाना जाता है। पाटलिपुत्र का ये, पटना का ये, कुसुमपुर का ये, सब एक ही नाम है। ठीक है? उसके बाद आपका आ गया अशोक। अशोक का राजधानी उज्जैनी और कलिंग की राजधानी तौसली। कलिंग की राजधानी तौसली। तो याद रखिएगा इसको। ठीक है? मौर्य वंश की अंतिम शासक वेदरथ थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? वेदरथ थे। अक्सर आदमी यहां पर बकाता है तो मौर्य वंश के बारे में पूछेगा तो भी वेदरथ, और मगध का संस्थापक तो भी वेदरथ। अब वेदरथ का पुत्र था जरासंध। याद रखिएगा। नाम प्रसिद्ध था, 3 नाम। एक प्रियदर्शी, दूसरा था अशोक का नाम अशोक जान ही रहे थे, और तीसरा नाम है मगध सम्राट। क्या नाम है? मगध सम्राट प्रियदर्शी। ये याद रखिएगा, ये नाम अक्सर आता है। प्रियदर्शी किसे दर्शाया जाता था? तो प्रियदर्शी जो है वो अशोक को ही बोला जाता था। ठीक है? प्रियदर्शी, मगध सम्राट, या तो फिर आप कह दीजिए उसको, बताइए तीसरा नाम। मगध का सम्राट। मगध का सम्राट अशोक। अशोक तो नाम अशोक का नाम अशोक है ही। प्रियदर्शी भी हो गया और मगध सम्राट। 3 नाम आपको याद रखना है। का इतना ही याद कर लीजिए एग्जाम में।